आज हमारी भारतीय इतिहास की चौपाल में आज डे 6 है। तो छठवें दिन हम मुख्य रूप से मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मगध साम्राज्य किस तरीके से आगे बढ़ा और उसमें कौन कौन से राजाओं ने राज्य किया, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जब हमने इतिहास को इस शुरुआत किया था तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ा। पहला जो हुआ प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा हुआ आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को हम अभी पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन भारत और इसके बाद फिर हम देखेंगे आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत के साक्ष्यों के रूप में हमने वेद पुराण देख लिए। इसके बाद हमने धर्मों का उदय देखा, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा यानी कि 600 ईसा पूर्व के आसपास लगभग 300 से ज्यादा धर्मों का उदय हुआ और उन 300 धर्मों में से सिर्फ 2 धर्म ही बहुत ज्यादा विख्यात हुए। एक तो हुआ जैन धर्म और दूसरा हुआ बौद्ध धर्म। जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना है, ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म जो है पहले होता है और गौतम बुद्ध का जन्म बाद में होता है। इस तरीके से भी अंदाज कर सकते हैं। जब हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई और इसके बाद फिर जब 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जब हमने वैदिक सभ्यता देखी, तो वैदिक सभ्यता को जब हमने 2 भागों में बांटा, एक तो हुआ पूर्व वैदिक सभ्यता और दूसरा हुआ पूर्व वैदिक सभ्यता और उसके बाद आफ्टर वैदिक, ठीक है। तो पूर्व वैदिक या फिर इसके बाद वाली जो वैदिक सभ्यताएं थी, इनकी 1500 से लेकर के पूरा का पूरा 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक का जो पीरियड हुआ वो आपका पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता कहलाई, और इसके बाद की जो है आपकी वैदिक सभ्यता कहलाई, या फिर इसके पश्चात की सभ्यता आप कह सकते हैं। तो इन सभ्यताओं में कि वैदिक सभ्यता में जो हमारी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, वो हुआ करती थी जन। अब क्या हुआ कि जन धीरे धीरे बहुत जन तब बोला जाता था जब आर्य कबीले के रूप में रहते थे, और कबीले का जो नेता होता था यानी कि जन कहलाता था, वो है ना, राजन कहते थे उसको, क्योंकि वो वहां के कबीले जो थे, कबीलों का जो लीडर हुआ करता था उसको राजन बोल दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो बहुत सारे कबीले थे आपस में मिल करके जनपद बना लिए। जनपद, फिर बहुत सारे जनपद मिल करके एक बड़ी इकाई बनाई जिसको महाजनपद नाम दिया गया। यानी कि 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, और उन 16 महाजनपद की जो जानकारी है हमको दोनों धर्मों से मिलती है, बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से भी। अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म में किससे जानकारी मिलती है, जैन धर्म में किससे जानकारी मिलती है, कौन सी किताब से मिलती है, तो आपको पता होगा कि इसके पहले लेक्चर में हमने कवर किया था कि बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय से हमको जानकारी मिलती है, जबकि जैन धर्म का जो था भगवती सूत्र, उससे हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपद में जो 14 महाजनपद हुए उनमें तो राजतंत्र चलता था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि 2 लास्ट वाले जो हमारे थे, तो उन 2 में हमारे यहाँ गणतंत्र पहले से विराजमान था। कह सकते हैं कि गणतंत्र हमारी बहुत पहले से ही हमारी व्यवस्था में शामिल था। वज्जी और मल, ये 2 ऐसे महाजनपद थे जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था चलती थी। गणतंत्र का मतलब क्या हुआ कि वहां पहले से ही वहां कोई प्रतिनिधित्व हायरार्की में नहीं था, यानी कि जन्म दर नहीं था। वहां पे जो लोग हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे, वो सदस्य आपस में मिल करके एक मुखिया नियुक्त करते थे जिसको राजा बोल दिया जाता था, और उसमें भी बहुत सारी वोटिंग हुआ करती थी, निर्णय हुआ करते थे। अगर किसी भी निर्णय, माना जाता है कि उस समय लगभग अगर न्याय प्रक्रिया से गुजरना हो तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था, है ना, मतलब कि उसमें
न्याय के लिए भी उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं की हुई थी। 8 न्यायालयों से होकर के गुजरना पड़ता था अगर किसी को दंड देना है तो उस वक्त, यानी कि मल्ल में और वज्जे में। और इनके जो सभाएं चलती थी, सभाओं का जो एक चालन के लिए, संचालन के लिए एक अध्यक्ष हुआ करता था जो अध्यक्षता करता था कि किस तरीके से वोटिंग होगी। और गुप्त वोटिंग हुआ करती थी और वोटिंग के माध्यम से जो बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिए जाते थे। यानी कि जो आज की पूरी प्रक्रिया है हमारे संसद भवन की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की, ये प्रक्रिया पूरी तरीके से वज्जी और मल्ल में पहले से ही स्थापित थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों व्यवस्थाएं खत्म हो गई और राजतंत्र उसमें हावी हो गया। तो इसका प्रमुख कारण है मगध का उत्कर्ष, मगध की विस्तारवादी नीति। क्योंकि मगध में बिंबिसार जो राजा थे बहुत ज्यादा विस्तारवादी नीति के थे। उन्होंने बहुत सारे जितने भी सॉरी बहुत सारे महाजनपदों को विलय किया, वैवाहिक संबंध से या फिर उनको जीत करके कई तरीके से उनको अपने, यानी कि मगध को बढ़ाया। मगध का विस्तार इस तरीके से होता चला गया। तो ये जो याद रखना है कि जो वज्जी और मल्ल थे इसमें हमारे गणतंत्रात्मक व्यवस्था पहले से ही शामिल थी। मगध साम्राज्य का जो उदय है वो 600 बीसी में माना जाता है, 600 बीसी पूर्व में। तो 600 बीसी पूर्व में मगध की प्राचीन वंश जो था आपका हर्यक वंश, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार करते हैं और बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। अगर हम इनमें देखें तो बिंबिसार के बाद फिर अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद उदयनी और उदयनी के बाद फिर शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद फिर कौन सा आता है आपका नंद वंश और नंद वंश के बाद फिर आता है मौर्य वंश। तो हम देखेंगे सबसे पहले हर्यक वंश में। हर्यक वंश में जो हमको पढ़ना है प्रमुख रूप से हम पढ़ेंगे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयनी के बारे में। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा हुए वो नागदशक हुए, जो 412 ईसा पूर्व में इनके जो एक मंत्री हुआ करते थे शिशुनाग, इन्होंने क्या किया था कि नागदशक की हत्या करके और फिर नागवंश की, इनके शिशु नागवंश की स्थापना करते हैं। तो मगध के प्राचीन वंश के संस्थापक जो बृहद्रथ थे, इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी। राजगृह बहुत ही सुरक्षित राजधानी मानी जाती है क्योंकि ये चारों तरफ से सुरक्षित थी। 3 तरफ से नदियां थी और एक तरफ से विंध्याचल की पहाड़ियां थी, तो ये पूरी तरीके से सुरक्षित थी। इस वजह से मगध जो है बहुत फला फूला बढ़ा। लेकिन अन्य जो महाजनपद थे उनकी अपेक्षा में ये ज्यादा विस्तार हुआ, इसका फैलाव हुआ और सेंट्रल में पड़ जाता था। क्योंकि आज का जो बंगाल वाला पश्चिम बंगाल का एरिया है, बंगाल का रीजन से उड़ीसा का रीजन है, यही आसपास में छोटा नागपुर का पठार जहाँ पे पड़ता है, लगभग ये पूरा का रीजन उस समय मगध का कहलाता था। छोटा नागपुर जो अभी भी खनिज के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, तो लोहे के प्रचुर भंडार होने के कारण और वहां पास जंगल भी अच्छा खासा था, जिसके कारण सैन्य शक्ति के लिए हाथी घोड़े भी आराम से मिल जाते थे, जिसके कारण मगध की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ी और इस तरीके से मगध बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। अगर हम बात करें कि हर्यक वंश जो बिंबिसार थे मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठते हैं, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। इन्होंने बहुत सारी प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। सबसे पहले ये अंग को मिलाते हैं, अंग राज्य को। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करवा के उसको अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार लगभग 52 वर्षों तक मगध की गद्दी पर बैठते हैं। 52 वर्ष के बाद फिर इनके पुत्र आ जाते हैं अजातशत्रु, जो कि लगभग 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं अपने पिता की हत्या करके। क्योंकि इस वंश के जितने भी राजा हुए, चाहे बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु हो या अजातशत्रु के बाद उदयनी हो, ये एक दूसरे का मतलब अपने
पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठते थे, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया पितृहंता वंश किसे कहा जाता है, तो ये आपका कौन सा, हर्यक वंश कहलाएगा। बिंबिसार ने राज्यवैद्य जो जीवक थे अवंती के राजा प्रद्योत के यहाँ भेजा था। क्यों भेजा था, क्योंकि उस समय जो प्रद्योत थे, राजा प्रद्योत अवंती के जो राजा हुआ करते थे, इनको पीलिया हो गया था, या इसी को पांडु रोग भी कहा जाता है। तो उसके इलाज के लिए इन्होंने अपने राज्य वैद्य को, जीवक को भेजा था इलाज करने के लिए, जिससे यहाँ के संबंध कुछ ठीक ठाक हो जाए। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। वैशाली के चेतक की पुत्री चेल्लाना से तथा मद्र देश की राजधानी जो आजकल पंजाब के आसपास पड़ती है, उनकी राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया था। इन्होंने लगभग 16 विवाह किए थे, 1-2 विवाह नहीं, 16 विवाह। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र जो अजात शत्रु होते हैं वो कर देते हैं 493 ईसा पूर्व में, और फिर मगध की गद्दी पर बैठते हैं। अजात शत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे। देखना, अब यहाँ पे आपको देखना कि हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे, बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जबकि अजात शत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे। ये 32 वर्ष तक शासन करते हैं, जबकि वो आपके 58 वर्ष तक शासन करते हैं, 52 वर्ष तक। अजात शत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार। इसकी सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। तो देखिए, इस तरीके से मगध बढ़ता जा रहा है। पहले अंग मिला, अंग के बाद फिर इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए महाकौशल से, तो कौशल इनका हितैषी हो गया। मद्र से वहां भी, फिर इसके बाद इन्होंने, अब इनके जो लड़के हुए अजात शत्रु, इन्होंने क्या किया कि वैशाली को भी अपने अंडर में मिला लिया युद्ध के दौरान। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके उदयनी मगध की गद्दी पर बैठते हैं, उदयनी आ जाते हैं, और उदयनी पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं। अभी तक राजधानी क्या थी, राजगृह। अब राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी बना देते हैं उदयनी। फिर बाद में कालाशोक वापस ले आते हैं, हालांकि कालाशोक वापस ले आकर के पाटलिपुत्र रखते हैं, ना। नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में मार देते हैं, और इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। तो हर्यक वंश में जो प्रमुख राजा हुए बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयनी। अंतिम राजा याद रखना है आपको नागदशक, और नागदशक की हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। अब शिशुनाग वंश की स्थापना के बाद ये क्या करते हैं शिशुनाग वंश में, ये शिशुनाग जो थे ये राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली ले जाते हैं। ध्यान रखना सबसे पहले कि हर्यक वंश की राजधानी क्या थी, राजगृह या गिरिब्रज। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब उदयनी आते हैं तो ये पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं और राजगृह से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित करते हैं। फिर पाटलिपुत्र से भी वैशाली ले जाते हैं कौन, शिशुनाग। और फिर जब कालाशोक, इनके लड़के जब आएंगे शिशुनाग के, कालाशोक, तो वो क्या करते हैं पाटलिपुत्र से यहाँ से वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र वापस अपनी राजधानी ले आते हैं। तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो हुए कालाशोक, ये राजधानी को वापस ले आते हैं। शिशुनाग का वंश का जो अंतिम राजा थे वो नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या करने के बाद फिर नंद वंश की स्थापना होती है, और नंद वंश की स्थापना के रूप में महापद्म नंद को जाना जाता है। महापद्म नंद इसकी स्थापना करते हैं। महापद्म नंद लगभग 10 राजाओं को हराते हैं, और इस तरीके से जो मगध साम्राज्य था काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। महापद्म नंद के बाद फिर इनमें जो अंतिम राजा हुए घनानंद, और इन्हीं घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है जो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जब आते हैं
उस समय सिकंदर का आक्रमण, क्योंकि सिकंदर भी जो मैसेडोनिया का हुआ करता था, 356 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम फिलिप था। इनके गुरु अरस्तु थे। ये विश्व विजय करने के लिए वहां से चलते हैं, ईरान, इराक और ये सब सारी चीजें, सिंध प्रांत जीतते हुए भारत में एंट्री करते हैं। और उस वक्त भारत में राजा कौन थे? तो ये आपके थे यहाँ पे घनानंद। घनानंद को समझाते हैं आचार्य चाणक्य, जो कि उस समय तक्षशिला में प्रोफेसर हुआ करते थे। तक्षशिला गंधार यानी कि आजकल अफगानिस्तान के आसपास का एरिया। बहुत समझाते हैं कि बाहरी आक्रमण होने वाला है, राजाओं सब लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए था और चिंतित करना चाहिए था। लेकिन घनानंद उस समय अपने अन्य कार्यों में या राज कार्यों में व्यस्त रहते हैं और इनकी बात को अनदेखा कर देते हैं, नहीं मानते हैं। अपमानित करके इनको घर से मतलब राज्य से निकाल देते हैं। उस अपमान का बदला लेने के लिए ये जंगल में पहाड़ियों पर भटक रहे होते हैं। तब इन्होंने देखा होता है चंद्रगुप्त मौर्य को कि ये एक छोटी सी सभा बना करके खेल रहे होते हैं और उनमें बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं और उसका निर्णय ये आसानी से करते हैं। जब आचार्य चाणक्य ने देखा कि इस बच्चे के अंदर तो राजा बनने की क्वालिटी है, तो 1000 कारसारपट दे करके चंद्रगुप्त मौर्य को ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। और इसके बाद फिर ये ले जाते हैं विश्वविद्यालय और वहां पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तैयार करते हैं। और फिर उनको सारी चीजें तैयार करने के बाद फिर बताते हैं कि आपको घनानंद के साथ युद्ध करना है। घनानंद को हराते हैं और इसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो ये हुआ आपका मगध साम्राज्य। अब इसके बाद हमको देखना है मौर्य साम्राज्य। उससे पहले हम देखेंगे कि मगध में इसमें हर्यक वंश में या फिर इसके बाद जो हर्यक वंश के बाद जो आता है शिशुनाग वंश, या शिशुनाग वंश के बाद जो आपका आता है नंद वंश, इनमें क्वालिटी क्या थी, किस तरीके से सारी चीजें चली। तो जो आपको ध्यान रखना कि जो पाटिल पुत्र है ना, ये गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन के संगम पर स्थित था, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ था। ये भी एक सुरक्षित राजधानी थी गिरिब्रज की तरह, जैसे ये भी सुरक्षित थी, गिरिब्रज भी चारों तरफ से, और 3 तरफ से नदियां थी और एक तरफ से आपकी पहाड़ी थी विंध्याचल की। इसी तरीके से ये आपकी पाटिल पुत्र भी बिल्कुल सुरक्षित थी। इसके कारण यहाँ पर कोई दूसरा वंश जो है नहीं आ पाया, ये जल्दी आक्रमण नहीं कर पाया, क्योंकि राजधानी को जीतना होता था। और जब तक राजधानी जीती नहीं जाती और तब तक जो है पूर्ण विजय मानी नहीं जाती। आपको बता ही दिया गया कि नंदों का जो अंतिम शासक हुए घनानंद हुए, और इसी समय सिकंदर के आक्रमण भी शुरू हो गए थे, क्योंकि सिकंदर जो है विश्व विजेता बनने के लिए वहां से चल चुका था। कई सारे राज्यों को उसने जीता भी था और इसके बाद जो है उसने भारत की तरफ, भारत जीतने के लिए बढ़ा। कहते हैं भारत, जैसे भारत में एंट्री किया तो सिंध प्रांत में ही राजा पोरस हुआ करते थे उस समय, पंजाब के आसपास एरिया। तो पोरस के बीच में और सिकंदर के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां हुई। सिकंदर हार भी गए थे, है ना, लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि पोरस हार गए थे। अब फिर ये भी बताते हैं कि पोरस के राज्य को सिकंदर ने वापस कर दिया। अरे जब हार गए थे तो फिर वापस कैसे कर दिया? उन्होंने इराक और ईरान और ये सारी चीजें तो वापस नहीं की, पर्शिया को वापस नहीं किया, तो सिर्फ यही पंजाब को ही क्यों वापस किया? तो इसमें विवाद है थोड़ा सा। राजा पोरस ने हरा दिया था सिकंदर को, और झेलम नदी के तट पर जो है काफी अच्छा युद्ध हुआ था, जिसको आप हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह झेलम वितस्तता का युद्ध भी नाम पुकारा जाता है। तो इन युद्धों से हारने के बाद उसकी जो सेना थी पूरी तरीके से पस्त हो चुकी थी। उसने भारत आने से ही मना कर दिया और वो वापस लौट जाता है। वहीं झेलम नदी के किनारे पर उसने
कुछ राज्य बसाए थे, जिसको बाउ केफला नगर कहा गया। बाउ केफला वैसे सिकंदर के घोड़े का नाम था, और सिकंदर के नाम पर उसने अपने खुद के नाम पे ही उसने एक राज्य बसाया था, सिकंदरा करके, है ना। मगध साम्राज्य बढ़ने के जो प्रमुख कारण माना जाता है वो है विवाह, क्योंकि बिंबिसार ने बहुत सारे, बिंबिसार ही है ना, बिंबिसार ने बहुत सारे विवाह किए थे। और उस समय अगर कहा जाए तो हमारे वेदों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। उन 8 में से जो 4 मान्य थे ज्यादा, और 4 जो है असामान्य थे। 4 मान्य जो थे उनमें से जो प्रमुख था वो था ब्रह्म विवाह, दूसरा था आपका प्रजापत्य विवाह, तीसरा था दैव विवाह, और चौथा था आपका आर्य विवाह। आर्य विवाह, ब्रह्म विवाह में इसमें वेदवान तथा शीलवान लड़के के साथ पिता अपनी कन्या का विवाह कर देता था, और ये विवाह का उत्तम विवाह, सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। प्रजापत्य विवाह, यह भी ब्रह्म विवाह की भांति है। इसके तहत वर तथा वधु धर्म के आचरण के द्वारा विवाह करते हैं। तो तीसरा था दैव विवाह। इसमें क्या होता था कि जो यज्ञ करवाते थे आचार्य, उन आचार्यों के साथ में ही लड़की का विवाह कर दिया जाता, कन्या विवाह कर दिया जाता था, जिसको दैव विवाह कहा जाता था। और चौथा है आर्य विवाह। इसके तहत वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक जोड़ी गाय या बैल देकर कन्या का विवाह कर दिया जाता था। 4 असामान्य विवाह भी थे। असामान्य में एक था असुर विवाह। कन्या को खरीद करके अगर विवाह कर लिया जाता था तो उसे असुर विवाह कहा जाता था। एक था पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में धोखे से कन्या की बिना मर्जी के उसके साथ बलपूर्वक शादी कर लेना, विवाह कर लेना ही पिशाच विवाह था। तीसरा था राक्षस विवाह। कन्या को उठा करके ले जाना और फिर इसके बाद विवाह कर लेना, यह क्या था? राक्षस विवाह। और चौथा था गंधर्व विवाह, जिसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। आजकल ज्यादा प्रचलित है, जिसको लव मैरिज भी कहा जाता है। इसमें दोनों की साझा हाँ रहती है। इनके अलावा भी 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे उस समय।